हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जिसको लेके आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है और हमेशा आप परेशान रहते हैं। मैं भी कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कई बार सर में भी दर्द होता होगा कि इसको याद करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ से बार बार रेलवे क्वेश्चन उठा लेता है और आपके सामने रख देता है रेलवे में। तो दोस्तों, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूँ, वो चैप्टर बताने वाला हूँ जिसका नाम है दोस्तों ग्रेविटेशन फोर्स। जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा टॉपिक फिजिक्स का जिससे कि जो है हमेशा हमारे स्टूडेंट्स परेशान होते आए हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपको मैं ये ग्रेविटेशन फोर्स इस तरीके से जो है आपके दिमाग में उतार दूंगा, इस तरीके से आपके दिमाग में छाप दूंगा कि आप बोलोगे कि सर जी, अब ये जो है यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वो क्वेश्चन मेरा नहीं छूटेगा। ग्रेविटेशन फोर्स में आप देखेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स में आपको कांस्टेंट जी क्या होता है, स्मॉल जी क्या होता है, वेट क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, 5 मिनट इस वीडियो में बने रहना है आपको। इस वीडियो में 5 मिनट में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो एक बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है और एक ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में बने रहे। आप 5 मिनट के बाद खुद ही बोलोगे कि मैं एंड तक इस वीडियो को देखता हूं, और एक बार नहीं, दो बार, तीन बार आपको देखने में मज़ा आएगा, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन हो सके। तो दोस्तों, पेन और नोटबुक लेके आप बैठ जाए अपने पास में, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे, जो आपको समझ में ना आए, उसको नोट्स बना ले उसके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सामने आपके 200 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और उस 200 स्टूडेंट्स को आपको compete करना है, तब जाके एक सीट आपके नाम से जो है रिजर्व हो पाएगी दोस्तों। दोस्तों, आपने 9th में, 10th में, इवन जो हमारे साइंस स्ट्रीम से जो स्टूडेंट्स होंगे 11th में, 12th में, हर जगह ग्रेविटेशन फोर्स शब्द बार बार उनके कानों में गूंजती है। तो दोस्तों, आज जानेंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स आखिर होता क्या है और ये किस तरीके से काम करती है, और अपने दैनिक जीवन में जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा बताता हूं, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में प्रत्येक ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। इस ब्रह्मांड में दोस्तों वो सभी ऑब्जेक्ट जिसका अपना एक मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो आप ये सोच लीजिए दोस्तों कि ये इसको अट्रैक्ट कर रही है और ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस ब्रह्मांड में, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे सामने जो है ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरे की ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ और कैमरा जो है मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस ब्रह्मांड में जो है कुछ भी है दोस्तों, पृथ्वी है, चंद्रमा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, सूरज है, पृथ्वी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। निर्वात में जाइए, वैक्यूम में जाइए, कहीं पे भी जाइए आप, ठीक है, या पृथ्वी पर आप रहिए, सभी चीज़ें, मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ, पृथ्वी मुझे अट्रैक्ट कर रही है, ओके, और मैं पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पृथ्वी का मास ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखी है और मैं पृथ्वी पर इसी वजह से खड़ा हूँ दोस्तों। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है दोस्तों। ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स का जो नियम है वो क्या कहता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स का जो रूल्स है वो क्या कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, ठीक है, एक सेंटर ये है, एक सेंटर पॉइंट ये है,
इसको मिला दो दोस्तों, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मान लीजिए हमने m1 नाम दिया, इसको मान लीजिए हमने m2 नाम दिया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों इसको मान लो हमने d नाम दिया, ठीक है दोस्तों। d क्या है दोस्तों, ध्यान रखना है, इसके बीच की दूरी प्लस में जो ये ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर, इसका रेडियस और इसका रेडियस, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारा निकल के आएगा, ठीक है। फोर्स देखते हैं दोस्तों क्या है। तो फोर्स जो है दोस्तों, न्यूटन ये कहता है कि फोर्स न्यूटन ये कहता है दोस्तों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये न्यूटन कह रहे हैं, ये मास के संदर्भ में ये बात कही है। दूसरी बात क्या कही है दोस्तों कि ग्रेविटेशन फोर्स इज, दूसरी बात ये कही है आइजैक न्यूटन ने, ग्रेविटेशन फोर्स इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मैं रिपीट कर देता हूं, ग्रेविटेशन फोर्स इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो ये बात उसने कही है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना है, डिस्टेंस जो लिया जाता है दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से कंसीडर करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आई होप कि ये फार्मूला अगर क्वेश्चन में पूछ लें, यहाँ का क्वेश्चन में फार्मूला कई बार पूछ चुका है, तो आप लिख सकते हैं आराम से कि ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 एंड रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। इसको आप हिंदी में भी जो है लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात आई होप कि समझ में आ गई है और आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स का नियम है जो न्यूटन ने दिया है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे हम समझते हैं कि इस ग्रेविटेशन फोर्स में जो दोस्तों इसका जो है, इसका कुछ जो है हम एग्जांपल्स को लेने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों पृथ्वी का जो अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है उसने मुझे ऐसे खींच रखा है और उसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऊपर से जो है पेड़ पे मान लीजिए कुछ भी गिरता है, जैसे न्यूटन ने सेब का एक एग्जांपल दिया था, तो ऊपर से जैसे ही वो टूटता है सेब, तो नीचे जब गिरता है तो वो नीचे की ओर जो खींचा आ रहा है ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि जो सेब है क्या वो पृथ्वी को नहीं खींच रही होगी? बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। सेब भी जो है पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है और पृथ्वी भी सेब को अपनी ओर खींच रही है, लेकिन जो है दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, पृथ्वी का मास बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इसको अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे कि दोस्तों पृथ्वी का मास ज़्यादा है चांद से, तो चांद जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो हम देख पाते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, सेम एज सूरज और पृथ्वी है। तो दोस्तों पृथ्वी या सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। या आप देख पाते होंगे जो पूर्णिमा के दिन जो ज्वार भाटा कई बार जो है आता है, जो पानी जो है ऊपर नीचे जो लहर होती है उसकी दोस्तों, वो कई बार जो है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वार भाटा समुद्र में आता है। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको जो है अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसका फार्मूला हम देखते हैं कि इसका फार्मूला जो है कैसे निकल के आता है दोस्तों। तो फोर्स
अब आपको मालूम है दोस्तों, जो फोर्स है यहां मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं इसको हटाऊंगा तो आपको पता है इसके लिए एक मान लेना पड़ता है, तो इजिकल टू इसको हम G मान लेते हैं। G जो है दोस्तों एक कांस्टेंट G है। ये जो G लिखा है मैंने थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, ये जो G है दोस्तों ये कांस्टेंट G है, ठीक है। और M1 M2 मैंने दोस्तों बोला था कि जब मास बढ़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो फोर्स भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और रिवर्स प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा यानी कि इसकी दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। अगर दूरी कम हो जाएगी दोस्तों दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब इसमें रिवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो अब यहाँ क्या आएगा दोस्तों, हमने G मान लिया इसको, ठीक है। इसकी जगह पे हमने कांस्टेंट G रख दिया है। अभी दोस्तों देखेंगे इसकी कहानी क्या है। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, D², ये आ जाएगा। तो ये आपको जो है एक फार्मूला मिल गया है दोस्तों फोर्स का, ठीक है, ध्यान रखना है। अब अगर G आपको निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि G M1 M2 अपॉन में D² अगर यहाँ है इजिकल टू F है, तो ये जब इधर आ जाएगा तो ये D² इधर आ जाएगा दोस्तों, और नीचे क्या आ जाएगा M1 और M2, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको क्या मिल गया, आपको G का मान मिल गया। G जो है दोस्तों आपको मिल गया FD² और M1 और M2, यानी कि G जो है F मतलब न्यूटन दोस्तों, D² लिखा हुआ है। तो D आपको पता है कि ये डिस्टेंस है, एक दो सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं, स्क्वायर में आ जाएगा। और यहाँ पे मास 1 मास 2 मतलब दो मास है, यानी कि kg² आ जाएगा। तो G का जो ऐसे मात्रक निकल के आ रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये भी नोट कर लेना, ये कई बार जो है प्रश्न जो है किया जा चुका है रेलवे के द्वारा, तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो G की वैल्यू आपको G का आपको पता चल गया कैसे मात्रक क्या है। एक G का दोस्तों मान होता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट मान होता है। तो इसको नोट कर लीजिए 6.67 इंटू 10 की पावर -1। जी हाँ दोस्तों, ये -11 आपको बता रही है कि G का मान जो है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मतलब बहुत हल्का होता है, ये जो है पता नहीं लगता है ज़्यादा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट मान है। ये जो है रेलवे ने कई बार जो है यहाँ से भी प्रश्न किया हुआ है, कई बार ये भी प्रश्न किया हुआ है रेलवे ने, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। और रेलवे ने कई बार ये भी प्रश्न कर रखा है कि G = 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल M1 M2। और कई बार ये क्वेश्चन कर रखा है कि F इज रिवर्स प्रोपोर्शनल टू द 1/D²। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये आपका जो है एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप नोट कर लेना। G का मैंने जो आपको मान बताया है ये कांस्टेंट मान है, इसको आपको ध्यान रखना है, और इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे जो है बढ़ते हैं हम। मैंने आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स बताए हैं, तो एग्जाम्पल्स का आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रही है। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ग्रह सभी, किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। और पृथ्वी पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो खड़ी है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों एक फोर्स आपको समझ में आ गया है, फोर्स क्या होता है। फोर्स जो है आपको फार्मूला एक मालूम है कि फोर्स जो है MA होता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों वेट, WEIGHT वेट। तो वेट का जो फार्मूला होता है दोस्तों ये mg होता है। तो ये कैसे होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों मान लो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट को, यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट है, तो इसका नाम हमने रख दिया M1, इसका नाम रख दो मान लो M2, ठीक है दोस्तों। अब जो है आपको मालूम है कि ये जो है नीचे की ओर जो है गिरेगा। जब ये दोस्तों पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल को इसको ऐसे खींच रही है, ठीक है, ये जी जो है ना दोस्तों, जी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, पृथ्वी के सरफेस पे। ये रेलवे ने कई बार ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसको अब हम थोड़ा सा समझते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है कि ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि वेग में परिवर्तन होगा। जब ये बढ़ेगा तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन अगर टाइम के सापेक्ष में हो रहा है, यानी कि v-u/t अगर आप रख देते हो तो क्या आपको मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। और क्योंकि ये पृथ्वी है, इसका ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे खींच रहा है, और इसके जो स्पीड में जो है स्पीड इसकी बढ़ रही है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, दूरी से जैसे जैसे ऊपर से पृथ्वी ऊपर से नीचे आएगा तो जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको और तेजी से खींचता चला जाता है। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है, तो इसलिए जो है इसको दोस्तों एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी बोला गया है, ठीक है, यानी कि इसी को जो है एक्सेलरेशन को ही जी बोला गया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि ए ही जो है एक्सेलरेशन ही जो है जी है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन v-u/t होता है, और ये जो है वेग में परिवर्तन होता है, तो ये जो है बड़ी तेजी से खींच रहा है, तो इसमें जो है वेग में यानी गति में इस यूनिफॉर्म मोशन में जो है स्पीड आ रही है, कांस्टेंट स्पीड इसकी बढ़ रही है विद एग्जैक्ट डायरेक्शन। तो इसलिए जो है ग्रेविटेशन फोर्स है, इसलिए इसका मान इसको जी बोला गया, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ध्यान रखना है जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कहाँ पे दोस्तों? पृथ्वी के सरफेस पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब दोस्तों मान लो कि ये फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स को क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेट क्या है दोस्तों, ठीक है, वेट भी जो है एक फोर्स है। यस और नो? वेट जो है दोस्तों एक फोर्स ही है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, लेकिन जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। वेट क्या है? फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है वेट कहलाता है दोस्तों। तो वेट का फार्मूला आपने लिखा है, अभी क्या लिखा है यहाँ पे, mg=, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन है, फोर्स आपने लिखा है, वेट बराबर फोर्स होता है, फोर्स आपने लिखा था, अब आपको मिला था, क्या मिला था बताओ, g(m1) अभी निकाला था आपने, याद होगा, और m2, क्योंकि ये दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और इसके बीच में जो है ये सेंटर में मान लो ये है और यहाँ तक, तो ये क्या आ गया, d लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, d², ठीक है। तो इसको भी आप कैलकुलेट करोगे और इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो 1m से 1m तो हम काट देंगे दोस्तों, तो g की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको gm/d²। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जी का जो ये फार्मूला है कई बार जो है रेलवे ने कर रखा है। जी जो निकल गया है दोस्तों gm/d², ठीक है। और एक्सीलरेशन का आपको पता है SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इसलिए जी का जो है इसका भी मात्रक जो है, दोनों का मात्रक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ये भी एक एक्सीलरेशन, जी भी एक एक्सीलरेशन है, इसलिए। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके नोट्स बना लो। ध्यान रखना कि वेट जो है वो फोर्स ही है। कौन सा फोर्स है? ठीक है, पृथ्वी पे जो लगने वाला गुरुत्व बल है वही जो है फोर्स है, और उसी को जो है वेट बोला जाता है, तो भार बोला जाता है, ठीक है। तो भार जो है मान लो निकालना हो, मान लो कि किसी मैं दो क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ कि मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है, 5 किलोग्राम है, ठीक है। तो पृथ्वी पर दोस्तों पृथ्वी पर वेट WEI वेट GHT वेट, तो पृथ्वी पर
वस्तु का जो वेट है वो ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे दोस्तों आप, ठीक है, मास आपके पास में है 5 kg, ठीक है, और जी आपके पास में है कितना है दोस्तों 9.8, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों W = mg, ठीक है, या तो फोर्स लिखोगे तो m लिखोगे, ठीक है, जी क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 5 × 10 = 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 50, ठीक है, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन क्यों आया, क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड, देखो ये जो है केजी में है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है न्यूटन होता है। तो यानी कि जो फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, वेट का भी ऐसा यूनिट जो है आपको न्यूटन ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है, तो क्योंकि फोर्स बराबर W = F है, वेट बराबर फोर्स है, इसलिए इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो भी न्यूटन ही होगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है आपको करेक्ट करवा रही है चीज़ें कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास 5 kg है, तो पृथ्वी पर वेट जो है उसका ज्ञात करिए। तो वेट निकालने के लिए क्या करोगे, क्योंकि m आपके पास में है, ठीक है, फोर्स निकालने के लिए या वेट निकालने के लिए g का मान आपका मान लो 10 मीटर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हालांकि जो है g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो आपको जो है ये 50 न्यूटन जो है आंसर निकल के आएगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। वेट का अगर एग्जाम में पूछ ले ऐसा यूनिट तो न्यूटन आएगा, फोर्स का आपको पता ही है, मास का ऐसा यूनिट पूछ ले केजी आएगा, जी का ऐसा यूनिट पूछ ले मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है, और आपसे जो है कैपिटल मैंने मिटा दिया है, कैपिटल का अगर पूछ ले वो मैंने आपको लिखवा दिया है, तो वो आपको बोलना नहीं है। इसके नोट्स बना लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों ये, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हम जी की बात कर रहे थे, अभी जी का जो मान है आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है दोस्तों, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं हम, ठीक है। इसका जो है दोस्तों यहाँ से कई बार जो है रेलवे ने प्रश्न किया है, इसलिए हम थोड़ा सा डेप्थ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, तो दोस्तों जी का जो मान है ना यहाँ पे जो है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है सरफेस पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मान लो ये पोल है, ठीक है, ये मान लो आपका, ये मान लो सेंटर है, ठीक है, यहाँ आ गया एक ये है, ठीक है, ये है इक्वेटर, ठीक है, ये विषुववृत्त है और ये पोल है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो इस केंद्र से, पृथ्वी के जो केंद्र से इसकी जो दूरी है वो कम है और केंद्र से इक्वेटर की जो दूरी है वो ज़्यादा है। तो दोस्तों ज़्यादा रेडियस की वजह से या ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से, अगर हम इसको रेडियस मान ले, ज़्यादा रेडियस की वजह से पृथ्वी के केंद्र से जो इसका जो डिस्टेंस है यानी रेडियस है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जी का मान है वो कम होगा, और जहाँ पे जो है केंद्र से पोल के जो त्रिज्या है वो कम है, पोल से रेडियस जो है, पोल केंद्र से पोल का जो रेडियस है वो कम है, तो यहाँ पे जो है अधिक होगा, यहाँ पे जी का मान अधिक होगा, ठीक है। दूसरा ये, अब एक चीज़ को समझो दोस्तों, यहाँ पे कम है क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस बढ़ रहा है। अब यहाँ से मान लो दोस्तों यहाँ पे अगर आएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है इसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा, यानी कि पोल से इक्वेटर पे आने पे क्या होता है, जी का मान घटने लगता है, जी का मान घटने लगता है, ठीक है। और ध्यान से देखो दोस्तों कि जब जो है ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो रेडियस जो इसका कम होता चला जाएगा, रेडियस जैसे इसका कम होता चला जाएगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा, जी का मान बढ़ेगा दोस्तों, क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं कि मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ से अगर जो है, मान लो मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर दूर चला गया, मैं मान लो यहाँ पहुँच गया, दूर जाने की कंडीशन में क्या होगा, दूर जब जाएंगे पृथ्वी से तो ध्यान रखना का जी का मान घटेगा, जी का मान घटेगा, और
पास आने पे जी का मान बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब दूर जाएंगे तो अब यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो जो इसका डिस्टेंस है वो दूर होता चला जाएगा, डिस्टेंस में वृद्धि होने लगेगी। जैसे डिस्टेंस बढ़ने लगेगा, मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस बढ़ने पर जी का मान घटने लगता है, और जैसे इधर आओगे तो डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, तो यहाँ तक आने पे बढ़ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जी ठीक है, आपने बता दिया कि यहाँ से जो है नीचे आने पर जो है क्या होगा, यहाँ तक जैसे ही आए जी का मान हमारा बढ़ गया। ठीक है, अब जो है सर हमारा मन कर रहा है अंदर जाने का, तो अगर अंदर जाके मान लो मैं यहाँ आ गया तो क्या होगा दोस्तों? तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अभी आपने यहाँ पे बताया कि रेडियस कम हो गया, रेडियस कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा, अधिक होगा। लेकिन पृथ्वी के अंदर घुसने पर एक चीज़ ध्यान रखो दोस्तों कि इसका जो ये है ये बढ़ेगा नहीं, जी का मान घटेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे आएगा, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि ठीक है रेडियस तो उसका कम हुआ है, लेकिन जो है दोस्तों अब जो है ये जो है गोला, अब मास इसका जो है कम हो गया है दोस्तों। जब मास कम हो जाएगा तो ध्यान रखना है, तो जी का जो मान है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जी का जो वो रखा था, जी बराबर क्या रखा था आपने, जी एम अपॉन डी का स्क्वायर, यानी कि ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये है रिवर्स प्रोपोर्शनल, है ना। यानी कि दोस्तों डी अगर बढ़ेगा, ठीक है, मास का देखो, मास अगर बढ़ेगा सिंपल सी बात है तो जी बढ़ेगा, मास घटेगा तो जी भी घटेगा। तो यहाँ पे मास घट गया है, ठीक है, रेडियस जो है वो तो घटा ही है, चलो ठीक है, लेकिन मास जो है अगर कम हुआ, ध्यान रखना मास जैसे कम होगा तो जी का मान कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कंडीशन ये है कि जी का मान सेम रहना चाहिए। अगर मास जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो अगर सेम है, उसके बाद अगर दूरी कम ज़्यादा हो रही है तब तो जी में परिवर्तन आएगा। ठीक है, कि अगर इससे दूर जाएंगे, ठीक है, इससे अगर जी का मान जो है, मान लो कि इसके पास में आएंगे पृथ्वी के, तो जी का मान जो है बढ़ेगा, इससे दूर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। लेकिन जब इसके अंदर आ जाएंगे तो मास जो है इसका, मास में कमी आ जाएगी। मास में जैसे कमी आएगी तो ध्यान रखना है तो जी में भी कमी आ जाएगी दोस्तों। आई होप कि ये बात समझ में आ गई आपको। पास में आने पर जी का मान बढ़ेगा, लेकिन पृथ्वी के अंदर घुस जाएगा तो मास इसका कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो ध्यान रखना कि जी का मान कम हो जाएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूँ, जो मैंने आपको जी कांस्टेंट बताया था 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ध्यान रखना है ये जो इसका जो मान निकाल के दिया था वो दिया था एक बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कैवेंडिश। तो उसको भी ध्यान रखना है कि कैवेंडिश ने इसका मान दिया था। कई बार जो है इसने क्वेश्चन में किया हुआ है रेलवे ने, तो इसीलिए मैं इसका नाम आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसको नोट्स कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये मास है, ठीक है, और ये वेट है। वेट एक तरह का आपको पता है फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स ही है। ठीक है, तो मास का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बदलती नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो चेंज हो जाती है जगह बदलने पर। ठीक है, इसका जो मास है दोस्तों, कहीं पे अगर ये 10 किलोग्राम है तो हर जगह 10 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, लेकिन जो है इसका मान बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वेट आपको पता है कि वेट बराबर क्या है, मास इंटू जी। तो जी का मान जो है दोस्तों बदलता चला जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा दूरी में परिवर्तन आता है, डिस्टेंस में परिवर्तन आता है, तो जी में भी जो है थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है वेट में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा ये दोस्तों इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसके पास में डायरेक्शन भी होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे खींच रही है दोस्तों, तो इसको डायरेक्शन मिल रही है। ठीक है, चंद्रमा जो है इस तरीके से जो है चक्कर लगा रही है, तो डायरेक्शन जो है चेंज होती जा रही है।
ठीक है, ध्यान रखना है, वेलोसिटी बदलती जा रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक फिक्स जो है ऑर्बिट में वो घूम रहा होता है, तो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, इधर उधर नहीं घूम रहा है वो। ठीक है, तो इसके पास में अपना एक डायरेक्शन होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मान बदल भी सकता है वेट का, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे 10 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, और डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होती है, मास की इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है और इसकी डायरेक्शन होती है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कर चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। वेट के बारे में पूछ रखा है कि ये एक अदिश राशि है, सदिश राशि, ये भी पूछ रखा है कि क्या इसका वेट चेंज हो सकता है, तो ये चेंज हो सकता है। ठीक है, और डायरेक्शन जो है ये आपको पता है कि जब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी, और इसका अपना एक मैग्नीट्यूड भी होगा, वो आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब इसकी वैल्यू भी होगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। एक दोस्तों फ्री फॉल वर्ड होता है, फ्री फॉल यानी मुक्त, इसको भी थोड़ा जान लो, कई बार क्वेश्चन कर रखा है रेलवे ने। ठीक है, फ्री फॉल क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का, ठीक है, इसका मास जो है 5 kg है। मान लो एक और ऑब्जेक्ट है और इसका मास जो है फॉर एग्जांपल 10 kg है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये एक सरफेस है, तो ये दोनों जो दोस्तों नीचे गिरेंगे तो ऐसा माना जाता है कि फ्री फॉल में जो है, मुक्त पतन में, दोनों जो है, मान लो यहाँ पे कोई घर्षण नहीं है, मान लो वैक्यूम है, ठीक है, तो ये दोनों जो गिरेंगे ना दोस्तों, तो फ्री फॉल ये कह रहा है कि दोनों एक साथ ही गिरेंगे। ठीक है, मतलब जितना टाइम इसको लगेगा उतना ही टाइम इसको लगेगा। ठीक है, मुक्त पतन की अवस्था में, ठीक है, चाहे मास पे उसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है, मास में डिफरेंट भी अगर दो ऑब्जेक्ट के हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों एक साथ ही जो है नीचे की ओर गिरेंगे। ठीक है, तो ये एक मुक्त पतन है, क्योंकि पृथ्वी पे जो है आप देख रहे होंगे कि कोई अगर ऐसे दो प्रोडक्ट जो है, दो ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ा जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ गिरेंगे दोस्तों। ये मुक्त पतन की अवस्था है, ये फ्री फॉल की अवस्था है। लेकिन जो है आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर जी ऐसा नहीं है, 10 किलो का अगर यहाँ मैंने कुछ ले रखा है, यहाँ 2 kg का ले रखा है और दोनों को छोड़ेंगे तो आप बोलोगे कि दोनों तो अलग अलग गिर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बीच में जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे घर्षण आ जाता है, हवा है, गैसें वगैरह है जो इसका प्रतिरोध करती है, ठीक है, रेसिस्ट करती है, जिसकी वजह से जो है रेसिस्टेंट की वजह से या घर्षण की वजह से दोनों जो है टाइम लगा देती है गिरने में। अगर जो है रेसिस्टेंट हटा दे या जो है घर्षण हटा दे तो आप देख पाओगे जो कुछ भी नहीं रहेगा, वैक्यूम वगैरह में जो है मान लो कुछ नहीं है तो आप देखेंगे कि दोनों जो है एक ही साथ गिरेगा। इसे जो है मुक्त पतन कहा जाता है दोस्तों। तो आई होप जो है फ्री फॉल का जो है कॉन्सेप्ट आपको जो है छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको रेलवे में किया जा सकता है। आई होप कि ग्रेविटेशन फोर्स, कांस्टेंट जी, स्मॉल जी, फ्री फॉल, ठीक है, ये आपको जो है अच्छे से जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ जो है इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप जो उसको करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे दोस्तों। ये दोस्तों ग्रेविटेशन फोर्स का जो है पार्ट 1 था। अगली क्लास में जो है ग्रेविटेशन फोर्स का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें जो है कुछ टॉपिक को हम उठाएंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो हमारे न्यू स्टूडेंट या न्यू व्यूवर्स है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।